अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमल जान। आज के सियासी मंजरनामे पर नज़र डालें। खेल की बात बाद में करूंगा, जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई इंडिया के हवाले से, उसमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में बहुत तफसील से बात करूंगा। लेकिन सियासी मंजरनामे पर अगर हम निगाह डालें तो मालूम होता है कि अपोजिशन अलायंस जो है वो इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक करने जा रहा है 26 और 27 तारीख को, फरवरी को, और उसके बाद तय होगा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस क्या शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन आप देखते हैं कि जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब वो भी ऐलान कर रहे हैं कि वो रमज़ान के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं। PTI ने यहाँ लाहौर में अगली माह की 22 तारीख को जलसे की इजाज़त मांगी थी, लेकिन वो हाई कोर्ट ने कहा है कि आप मुतल्लिका अथॉरिटी से रजू करें, उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। बज़ाहिर लगता है उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। हुकूमत क्यों कर PTI को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे रही, ये भी एक अहम फैसला है और अहम खबर है, इस पर बात होनी चाहिए। यही नहीं बल्कि फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान है, वो एक बार फिर से कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे रहे हैं और उसके नतीजे में नए इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बरक्स हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अज़रबैजान पहुंचे हुए, वहाँ से सरमायाकारी की खबर हमें दे रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो की ख़तामी तकरीब हो रही है लाहौर में, वहाँ पे मोहतरमा मरियम नवाज CM तशरीफ़ रखती हैं, आर्मी चीफ भी तशरीफ़ रखते हैं। तो बज़ाहिर हुकूमती सेटअप को देख के लगता है कि ऑल इज़ वेल और किसी किस्म की परेशानी उन्हें फ़िलहाल लाहक नहीं है। लेकिन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तो या हाफिज़ नईम साहब की एहतजाजी तहरीकी हूँ, ये अपनी हल्की आंच पर मुसलसल जारी हैं। फ़िलहाल किसी बड़े रद्दोबदल या किसी बड़े पैमाने पर एहतजाज की सूरत हाल हमें दिखाई नहीं देती। खान साहब को लेकर के, उनसे मेल मुलाकातों को लेकर के PTI को तहफ़्फ़ुज़ात अलबत्ता ज़रूर लाहक हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे नामवर मिर्ज़ा इकबाल बेग प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यहाँ अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ कानूनदान सियासतदान जनाब फैसल चौधरी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फैसल चौधरी साहब, कल पाकिस्तान को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है, आपका भी दिल तो टूटा होगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जितने भी पाकिस्तानी फैन हैं या पाकिस्तानी हैं, जो कल हमें हमारे साथ हुआ है उसको कौन अप्रिशिएट करता है। बुनियादी तौर पे देखिए, मसला ये है अजमल के, ये देखना पड़ता है कि जो कौमें हैं वो इकट्ठी ऊपर जाती हैं, इकट्ठी नीचे जाती हैं। अगर आपने एक PCB का चेयरमैन फुल टाइम एक जॉब है, आपने फुल टाइम एक इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो भी फुल टाइम जॉब है। अब आपने जो है मोहसिन नकवी साहब को मैंने तो ट्वीट भी की है, और जो ये शिकस्त हुई है या इससे पहले जो हुई है, तो इट डिमांड्स के आप रेजिग्नेशन करें, आप खुद एहतसाबी करें। आप चेयरमैन PCB किसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप? दें। और जो उनकी टीम, मैं मोहसिन नकवी का इस्तीफा मांग रहा हूँ। चेयरमैन PCB वो है ना, मैं और आप तो नहीं है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल तो वो हैं। ये लड़कों पे ऊपर आप या उसके ऊपर आप डाल के राइट लेफ्ट पे हो जाएंगे। भाई, आप स्टेडियम बनाने के लिए भी आपका काम है लोग, लेकिन आपने पाकिस्तान में जो एक ही जो गेम थी क्रिकेट, उसको भी आपने फारग कर दिया है। और हर जगह पे जो है वो मामलात इस तरह से लग रहे हैं, वहाँ पे मेरिटलेस अपॉइंटमेंट्स हैं और मेरिटलेस टीम आपने सेलेक्ट की है। सो दे ऑल हैव टू गो, और कोई एक प्रोफेशनल आदमी लाए जो अपनी टीम लाए और ये काम चलाए। ये हर जगह पे जो है वो इस तरह से मामलात करना, कल के मैच देखिए, मैच में हार जीत होती रहती है, वो कोई इतना इशू लेकिन जो सब ऐसी हार नहीं ना होती, कुछ लड़के हारते हैं, कुछ नजर आता है कि लड़ रहे हैं ना। मेरी बात अजमल, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। बात यह है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरह से आप खेलते हैं, जिस तरह से लड़ते हैं, वो मैटर करता है। यानी अगर आपने फाइट ही नहीं दी और आपने टोटल जो है कल इतने, आप वहां पे देखिए कि उसी पिच के ऊपर विराट कोहली कैसे खेल रहा था, तो किंग जो है ना, वो सिर्फ कहने से नहीं बनता, आपको बताना होता है। सही कह रहे हैं। वहाँ पे वो एक यंग लड़का है, वो गिल, वो आया है। आप हमारे लड़कों हैं, हमनको की तरह ना इनको कोई समझ, ना इनके कोई मगज जो है, ज़हन है, वो पुख्ता है। कोई किस तरह से शॉटें मार रहा है, कोई किस तरह से शॉटें मार रहा है, कोई टुक टुक कर रहा है। सो ये चीजें जो हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट है, बहुत फास्ट है, उस चीज को आप बहुत बदल चुकी, और आपके पास प्लेयर्स भी हैं, बहुत बदल चुकी। ये बात आपकी ठीक है। मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा भी दिल गिरफ्ता होंगी यकीनी तौर पर। असल में सब आप बात कर रहे हैं ना, मुद्दा ये है कि टैलेंट की बुनियाद पे, स्किल की बुनियाद पे कोई लड़का टीम में तो आ जाता है, नेशनल टीम में, उसके बाद जो अगला मरहला होता है ये बड़ा दिलचस्प होता है, उसे ग्रूमिंग कहते हैं, प्रोफेशनल ग्रूमिंग। वो हमारे यहाँ, आप इन टीम के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज भी देखें, जो अगले चंग में मैं तफसील से बात भी करूंगा, ना होने के बराबर है। ऑन दी कॉन्ट्री, आप विराट कोहली की कल की इनिंग्स देखिए, जैसे वो क्रीज पे आया
उसकी आंखें देखिए, उसका जज्बा देखिए, उसका जुनून देखिए, उसकी होशमंदी, अक्लमंदी देखिए। लग रहा था कि ही इज़ देयर टू प्ले अ गुड इनिंग्स, और उसने अच्छी इनिंग्स खेली, मैच जिताया, आउट ऑफ फॉर्म था। शुक्रिया पाकिस्तानी टीम का कि उन्होंने उसे फॉर्म में वापस ले आए। शर्मिला जी, कल उज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने मेरे ही एक ट्वीट के ऊपर तबसरा किया हुआ था। वो कह रही थी कि वो बड़ी मायूस हुई हैं जो बॉलिंग है और बैटिंग है। वो कहती हैं ना बॉलिंग है ना बैटिंग है और जदीद टेक्निक भी नहीं। वही पिच जो बहुत मुश्किल थी, इस पे दूसरी टीमें आसानी से खेल लेती हैं। चलो अब वर्ल्ड क्लास टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम ख़त्म हुआ। वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, वो इस कदर मायूस हैं अपने ही पीसीबी चेयरमैन से, तो आपका क्या आलम होगा? जी शुक्रिया जामी साहब। देखिए पूरी कौम इस वक्त मायूस है। क्रिकेट जो है ना वो हमारी शहर के अंदर है और दिस इज़ द क्रिकेट क्रेजी नेशन। और एक ही स्पोर्ट्स के अंदर हमें खुशी मिलती थी, और बिलखुसूस जब हम भारत के ख़िलाफ़ मैदान में उतरते हैं तो पूरी कौम जो है उस दौरान अपने सारे कामकाज छोड़ देती है और दुआएं करती है पाकिस्तानी कौम के लिए, इस क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारी दुआएं भी नहीं लग रही हैं। अभी फैसल चौधरी साहब ने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि हमें किसी प्रोफेशनल को लाना चाहिए जो प्रोफेशनली इन मामलात को देखे। आई डोंट डाउट दी कैपेबिलिटीज़ ऑफ मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्टेडियम बनाए हैं, पिच अपग्रेड कर दी, सारी चीज़ें। लेकिन टीम को भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, नए टैलेंट को आना ज़रूरी है, सिफारिशें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए ना, कल ना बैटिंग थी, ना बॉलिंग थी, ना फील्डिंग थी, कुछ भी नहीं था। इंडिया की टीम जब मैदान में उतरती है ना तो वो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। एंड दे प्ले टू विन। हमारी टीम ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ जाती है एंड दे प्ले टू लूज। और बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनकी डिलीवरी। शर्मिला जी, पूरी दुनिया में एक रीत है कि इतनी इबरतनाक शिकस्त पे ना, इतनी अच्छी टीम की कोई ना कोई इस्तीफा देता है। जिम्मेदार कैप्टन हूँ, सेलेक्टर्स हूँ, चेयरमैन हूँ, इस्तीफा देते हैं। बॉब वुलमर का आपको याद होगा, बेचारा सदमा ही नहीं सह सका और चल बसा, दुनिया छोड़ गया। आप क्या कोई मांग करती हैं इस टीम से? वो दुनिया भर में होता है। देखिए वो दुनिया भर में होता है। अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पाते और आप इतनी बुरी शिकस्त हासिल करते तो आप खुद ही कहते जी मैं इस ओहदे के लिए काबिल नहीं हूँ, किसी बेहतर को ले आए। लेकिन हमारी कौम में ऐसा नहीं होता ना। यहाँ इस्तीफा कौन देता है? वो चिपके रहते हैं अपने ओहदों से और अपनी पोजीशन से, जब तक कोई धक्के मार के उनको जलील करके ना निकाल दें। अब कल आप देखिए ना कि होस्ट कंट्री आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट 26 साल बाद तो अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान में ही नहीं खेल रहे आप, तो खेलना ही नहीं चाहिए था ना। एक दफ़ा आप कह दें, इंडिया को जवाब दे देना, क्या ऐसे क्या मुश्किल है? अगर बाकी टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं और इंडिया अगर नखरे दिखा रहा है, डोंट प्ले विथ इंडिया, और फिर आप अपने ही टूर्नामेंट हार जाएं, तो इससे बुरी शिकस्त तो नहीं हो सकती। मैं बुरा भला नहीं कहना चाहती, मुझे नहीं पता इनकी ट्रेनिंग कोचिंग कि क्या मराहिल थे और क्या हुआ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, मैं इतनी इसके ऊपर मेरी महारत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड गिव रेजिग्नेशंस। खुदा के वास्ते प्रोफेशनल लोगों को लेकर आए। चलिए, ये तो मैंने सोचा क्रिकेट पे जरा थोड़ा सा कैथारसिस कर लें। आप भी सियासतदान हैं, लेकिन क्रिकेट से आपको भी दिलचस्पी है, इसलिए मैंने आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से क्रिकेट से आगाज़ किया। फैसल साहब, जनाब आप मिलते हैं खान साहब से, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बन रहा है। यहाँ पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। लाहौर में कोर्ट ने दोबारा कहा है कि आप इंतज़ामिया से रुजू करें। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक बर्पा करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो आपका जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो किसी हतमी शक्ल में नहीं हमें दिखाई दे रहा, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब ये मशवरा देते हैं कि एक कौमी हुकूमत तश्कील में लाई जाए। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तो बन नहीं रहा, कौमी हुकूमत काहे को और कैसे बनेगी? देखिए सर, ये नेशनल गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है इसकी बैकिंग आपको किसी कानून और लॉ के तहत होनी चाहिए ना। तो मैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पढ़ा है, लॉ को देखा, उसमें ये नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। अब उसकी जो एक कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ाहिर है सिंपल सा मामला है, जो मेजॉरिटी है वो हुकूमत करता है अब पाकिस्तान के निज़ाम में, और वही पार्टी को हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाद में उसकी होती है। जैसे अभी आपने बॉब वुलमर की मिसाल दी ना कि कमिटमेंट टू द कॉज होती है। बात यह है कि अगर आप मेरी कमिटमेंट टू द वोटर्स ही नहीं है तो मेरा कॉज फिर उनके साथ तो नहीं होगा ना।
तो ज़ाहिर है मैं जिनकी पर्ची पे हूँ मेरा उनके साथ कॉज होगा। इसी तरह से जो ग्रैंड नेशनल अलायंस की आप बात करें ना, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, उसमें अजमल हमारी एक ब्रेक थ्रू हुआ है और हम उसके आगे चल रहे हैं। अब हम उसको ये आप कहें कि ओवरनाइट हम सारी जमातों को एक पे ले आए पेज पे, वो मुश्किल होता है। उसकी वजह है कि हर जमात का अपना मिजाज है, अपना मंशूर है, अपना एक उनका एक वर्कर्स का या एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक सोसाइटी के हिस्से में वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जोग्राफिकली एक हिस्से में पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, कोई रिजर्वेशंस होती हैं पॉलिटिकली, वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं और आपको ये रमज़ान से पहले एक आधी ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र आएगा जहाँ पे सारी अपोजिशन पार्टीज, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो या वो नज़र आएंगी आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दूसरी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, ये आपके सहाफ़ियों का पैका लॉ के ऊपर जो है, हम इन सबको एक कॉज के ऊपर लेके आ रहे हैं। हमारे 3 नुकात हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी और ह्यूमन राइट वायलेशंस की रोकथाम, जो कि आज़ाद मीडिया और आज़ाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बगैर मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है ये वो कॉजेज़ हैं जिसके ऊपर हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हमारे ज़ाती जो है ना केसेस रहनुमाओं के, ना लीडरशिप के, ना उनकी फैमिलीज के, ना हमारे कारकुनों के, हमारा वो मतमा नज़र नहीं है। हम देखते हैं हमने एक ग्रेटर कॉज के लिए लोगों को आवाज़ दी और हमें उस आवाज़ को एको भी मिल रही है और उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आपने GDA का भी देखा, हम वहाँ पे सिंध में भी गए हैं। इसी तरह हम बलूचिस्तान में अचकज़ई साहब हैं, दूसरी जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, हम उनको भी पाकिस्तान में कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप उनको आइसोलेट करके कौमी धारे से निकाल दें। तो बलूचिस्तान और KP के जो हालात ऑलरेडी टेररिज्म के हुए हैं, वहाँ पे ज़रूरत है कि एक सियासी अमल का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल ठीक। शर्मिला जी, कोई फिलफौर कोई खतरा महसूस होता है इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हुकूमत वक्त को, क्योंकि आपके यहाँ सिंध में भी ये GDA से जाके मिलें? जामी साहब, मैं चाहती हूँ कि ये अपनी कोई ग्रैंड अलायंस बनाए, कोशिश कर लें। अच्छा? और क्योंकि वरना तो बेचारी इनकी जमात जो है बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं ना डिसमेंबरमेंट की तरफ जा रही है, अंदर ही टूट फूट है। तो जमात ही ना खत्म हो जाए और अपोजिशन, एक अच्छी अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। तो साहब आप सुन रहे हैं, मोहतरमा को भी तशवीश है आपकी जमात के ऊपर, बात पूरी कर लें। मुझे तो बहुत तशवीश है, मुझे दुख भी है कि जिस तरीके से नहीं, बिल्कुल मैं बलूचिस्तान पे भी बात करना चाहती हूँ। जामी साहब प्लीज आप एक प्रोग्राम रखें बलूचिस्तान के हवाले से, बल्कि आप एक प्रोग्राम रखें खुरम एजेंसी के हवाले से। 147 डेज और KPK की गवर्नमेंट वहाँ रोड्स नहीं खुलवा सकी। वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और हुकूमत उस पर बात ही नहीं कर रही। मतलब दिस इज क्रूल्टी टू द लास्ट एक्सटेंट। हम गजा में बच्चों के मरने के ऊपर दुख करते हैं, लेकिन यहाँ अपने मुल्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बच्चे मर रहे हैं, सप्लाईज नहीं जा रही हैं। 147 डेज रोड्स नहीं खुल पाए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, किसी को फिक्र नहीं है, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा। मतलब ये जो बेहिसी है ना, ये इतनी तकलीफ है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो हाल क्रिकेट का है ना, उससे बुरा हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। बात यह है कि ये ग्रैंड अलायंस बनाए, जो जमातों को चाहे, जिस जमात को चाहे। नहीं देखिए, इसमें मैं सियासत नहीं करी, ये अल्लाह की कसम, ये मेरे दिल से तकलीफ दे बात निकल रही है। मुझे इस पर बहुत तकलीफ है। मैंने नेशनल असेंबली में भी ये बात उठाई थी, उस वक्त 60 दिन हुए थे रोड्स बंद हुए हुए, आज 147 डेज हैं। आपको सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और सारी चीज़ें छोड़ दें। सियासत होती रहेगी, लेकिन जो लोग बच्चे मर जाएंगे, जो लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, अस्पतालों में सप्लाईज नहीं पहुंच रही, ये आपको ले डूबेगा। ये लोगों की आहें आपको ले डूबेंगी। खुदा के वास्ते इस वक्त छोड़ दें। इमरान खान इज नॉट इंपॉर्टेंट, PTI इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान डाइंग देयर, बिकॉज आप खाना नहीं पहुंचा सकते। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जिसकी जानिब शर्मिला साहब तवज्जो दे रही हैं वाकई। मतलब इट्स क्रिमिनल नेगलिजेंस। और आप मुद्दा जो है, आप मुद्दा उनके गवर्नर पे डाल रहे हैं। गवर्नर तो एक आईनी होता है भाई, हुकूमत तो आपकी है। वहाँ आपको फौज से रिसोर्सेज चाहिए, जहाँ से आपको मदद चाहिए आप मदद मांगिए और आप ये काम करें। क्राइसिस है, ये उमरकोट में भी है, ये सिंध के इंटीरियर सिंध में भी है,
उस पर तवज्जो देने की मैं जरूरत है। कंपैरिजन नहीं कर रही मेरे भाई, खुदा के वास्ते मैं इस पे सियासत नहीं कर। जामी साहब आई डू नॉट वांट टू टॉक। अगर चौधरी साहब इतने बेहिस हैं, इतने आप सियासत कर रहे हैं, खुदा के वास्ते अपने जमीर को तो कम से कम झंझोड़े ना यार, खुदा के वास्ते। मैं खुर्रम की बात कर रही हूँ, उमरकोट में ये हाल नहीं है, उमरकोट की सड़कें बंद नहीं है, उमरकोट में बच्चे नहीं मर रहे। इन लोगों से बात करना बेफजूल है, ये बेहिस लोग हैं, ये बेहिस लोग हैं, इनका ज़मीर मर चुका है। आई कैन नॉट टॉक टू दीस पीपल। आपका कुछ भी नहीं है, आपका तो टोटल फोकस गवर्नेंस पे है कि भाई जिस तरह से जहां से खुदा के वास्ते मेरे भाई फैसल चौधरी साहब, मैं इस पे सियासत नहीं कर रही, मैं आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रही हूँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आपको सिंध से मदद चाहिए, सिंध आपको मदद कर देगा, हम सप्लाईज भेज देते हैं, आप सड़कें खुलवाएं। जामी साहब, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकती। बात तो पूरी होने देना। मसला पता है, इतना संजीदा कुरम का मसला पता है, सिर्फ आपने मतलब कुरम का मसला पता है। अब आप जामी साहब, आप खुदा के वास्ते कुछ ऐसे लोगों को साथ में बिठाया करें जो कम से कम किसी इशू के पर सियासत ना करें। बच्चे मर रहे हैं, खुदा के वास्ते बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, मैं इस पे अल्लाह की कसम सियासत नहीं कर रही हूं। मेरा दिल तकलीफ में है। फैसल चौधरी साहब, खुदा के लिए अपनी जमात से बात करें, अपने वजीर आला से बात करें, आप पूरी जमात को लेके आप वहां जाके धरना दे दें, रोडें खुलवा लें, बाद में आके इस्लामाबाद में धरना दे दीजिएगा। करते आप उनसे बात पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे। साहब, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस। फैसल साहब, मेरी एक बात सुनिए। फैसल साहब, बसा दे एहतराम, देखिए नहीं ऐसे ना कीजिए, बसा दे एहतराम। देखिए, उन्होंने खुदा को हाजिर नाजिर जान के एक मुद्दे की जानिब तवज्जो दिलाई है। सड़कें बंद हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, आपने बदले में उमरकोट की बात कर दी, बलूचिस्तान की बात कर दी। वो तो विलिंग है इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए। आपने चौधरी साहब गवर्नर केपी को जिम्मेदार ठहराया, वो तो आईनी ओहदा है, हुकूमत तो आपकी है वहां पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी है। डोंट प्ले विद गैलरीज कहते हैं इस चीज को, इसको कहते हैं डोंट प्ले विद गैलरीज। ओह माय गॉड, इशू ये है जामी साहब, ये बेहिस बात लोग करें, हैं। मेरी भी कोई ख्वाहिश नहीं है शर्मिला से बात करने की। इशू इज दैट कि इनको मैंने कहा कि आप गवर्नर साहब के पास जाएं केपी में, और वहां से आपके कुरम जाएं। आप यहाँ पे बात और हो रही है, आपको कुरम के मसले का भी नहीं पता। गवर्नर केपी को तो वजीर आला बना देते हैं, वो खुलवा देंगे रोड। व्हाई रोड्स आर क्लोज? ये आपका काम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इज योर चीफ मिनिस्टर। आपको मालूम है गवर्नर तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, गवर्नर के पास तो ख्यालात ही नहीं है। हम बड़े ह्यूमैनिटेरियन है, हमारा तो बहुत बड़ा इंसानी दुख है। आप जाके पहले सिंध का इलाज कीजिए। कुरम वाले वहां पे 3 अतराफ पे अफगानिस्तान होता है, वहां पे एक सेक्टेरियन क्राइसिस है, वहां पे एक टेररिज्म का क्राइसिस है, वहां पे बात करना बेकार है। सेंसिटिविटी तो चौधरी साहब अपनी जगह, उस इलाके की अपनी जगह, 12 मैटर ऑफ द फैक्ट है। लेकिन आप कुरम का उमरकोट से क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? अजमल साहब, नहीं, उमरकोट से ये मुकाबला है कि आप अपने पहले जिस सूबे की हुक्मरान हैं उसका जवाब दीजिए। केपी में हमारी जो लोग हैं वो जवाब दे रहे हैं, बैरिस्टर साहब वहां पे है, आपके कितने बंदे गए हैं? सिर्फ यहाँ पे टीवी प्रोग्रामों में बैठ के नंबर टांगने के लिए तो नहीं बात करते ना आप। प्रैक्टिकली आप बताएं, पीपल्स पार्टी के कौन सा नुमाइंदा कुरम में गया आज तक? कोई एक बंदा गया है? और नून लीग का कौन सा बंदा गया आज तक? आप अपने सूबे को संभालें भाई, पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा में जाने का? अच्छा शर्मिला जी, आप उमरकोट का जवाब देना उन्हें। शर्मिला साहब, आप उमरकोट के बारे में बात कर रहे हैं, उमरकोट किस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उमरकोट बीच में कहां से? सब दसो जरा, उमरकोट के बारे में क्या तहफ्फुज़ात है आप? और सर, आप पूरे सिंध में, अजमल साहब आप चले जाएं सिंध में, आज उमरकोट में कुछ भी नहीं हुआ भाई, बस नाम ले लिया इन्होंने, क्योंकि इनको नाम लेना था। सिंध में किसी जिला का इन्होंने उमरकोट का नाम ले लिया, इनको पता ही नहीं कि उमरकोट में तो कोई मसला है नहीं। बात यह है कि कुछ भी नहीं है इनको। उमरकोट में क्या है? उमरकोट में जाने को सड़क नहीं है, रात को 4 बजे के बाद आप जा नहीं सकते। आप लोग आपको पता ही नहीं है लोग, इनका मुशीर पकड़ा गया है, किस वक्त किसको देनी है, आपको पता ही नहीं। चौधरी साहब, कौन सा मुशीर पकड़ा गया? आपको इंटरेस्ट नहीं। आपको बात ये है नहीं, जामी साहब, अल्लाह की कसम मैं आपको कह बताती हूँ कि इनको ये भी नहीं पता होगा कि कुरम में हो क्या रहा है, इनको नहीं पता होगा किस मुशीर की आप बात कर रहे हैं। और बिकॉज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप कुरम के लिए प्लीज डू नॉट प्ले विद द गैलरीज, बी सीरियस। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, डू कंट्रीब्यूट इन सम पॉजिटिव मैनर। ह्यूमैनिटेरियन आप अंदाज भिजवाएं, हम आपको करते हैं। आपने सुबह सिंध में क्या भेजा? आपने सियासत नहीं कर रही,
मैं एक तल्ख हकीकत भाई, बयान आप करने सियासत की ही कर कोशिश रही कर रही हूँ, हैं। आप कह रही इल्तिजा हैं, कर लेकिन रही हूँ आप कर ही सियासत रही इनसे हैं। कि ये अपनी पार्टी की हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में है उससे साहब देखिए, मैं ये सुन रहा हूँ, मैं आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ कि मोहतरमा बार बार कह चुकी है कि वो सियासत नहीं कर रही, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक मुद्दे को हाईलाइट कर रही हैं, सियासत वो नहीं कर रही हैं और रिकॉर्ड वो बात कर रही हैं। तो उनकी बात अगर आप सुन लें और आराम से उनका जवाब दे दें, व्हाई डोंट यू एक्सटेंड कोऑपरेशन? कौन सा मुद्दा जो आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपकी कुर्रम में आपकी पार्टी की, आपकी हुकूमत की, आपकी जाती या आपकी लीडरशिप की कंट्रीब्यूशन क्या है? इसको जिक्र नहीं करेंगे आप, या सिर्फ एक मुद्दा ही करेंगे आप कह रहे हैं कुर्रम को ये इनका मसला है, इनको अवामी मसाइल। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं इस मौजू को यहाँ छोड़ा हूं, मैं इस मौजू को यहाँ छेड़ा हूं, मैं इसे छोड़ा हूं। चौधरी साहब मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरे ख्याल ये गुफ्तगू तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका बेहतरीन हाल ये है कि मैं छोटी सी एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आपकी खदमत दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक जी। शरीक गुफ्तगू में मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा और फैसल चौधरी साहब। उससे पहले गुफ्तगू कहीं और चली गई, लेकिन हम चूँकि सियासी मंजरनामे पर बात कर रहे हैं, शर्मिला साहिबा ये क्या बात हुई कि PTI को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं देती इंतज़ामिया भी, अदालतें भी कहती हैं इंतज़ामिया की जानिब रुजू करें, मौलाना का जब दिल करता है आपके यहाँ के भी यहाँ भी वो जलसा कर लेते हैं। PTI से आखिर क्या खौफ, क्या डर है हुकूमत को जो उन्हें जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? देखिए जी, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर आप पुरअमन कहीं जलसा करना चाहते हैं या इवन कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें कोई मामूल ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, किसी की जान या किसी के माल का नुकसान होता है, सरकारी गैर सरकारी इमलाक का नुकसान होता है, तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिरी बात है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के फिर एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करती है। इट्स केस टू केस बेसिस। PTI का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इंतहाई तशवीशनाक है। तोड़ फोड़, मार धाड़, गालम गलोच, मामूल ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना, और फिर बिलखुसूस उस टाइम पे इनको जलसा करने की याद आती है या एहतजाज करने की याद आती है जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी जो है वो पाकिस्तान उसकी आमद हो रही होती है। उसी दिन करना होता है या उससे एक दिन पहले उनको करना होता है, ताकि एक पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो भी ख़राब हो जाए, एक अफरा तफरी फैल जाए, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके ऊपर लग जाए। तो ये तरीक़ेकार गलत है। ये एक्चुअली अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं ना, इनका मकसद। ठीक है, अब मैं जरा चौधरी साहब को ले लूं, मेरे पास वक्त कम है। कोई अवामी मसाइल को तो उजागर करना नहीं है ना। मैं तो चाहूंगी कि ये देखें, अब फिर मैं कहूंगी तो फिर ये कहेंगे कि नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगी धरना करना है तो करें, लेकिन खुर्रम के ऊपर करें ना, बैठ जाएं वहां, सड़क खुलवा दें, सारे लोग वहां जाके बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक। अब लेट्स हियर फ्रॉम फैसल साहब। फैसल साहब देखें, आसिन इकबाल साहब आपकी पार्टी के बाहर बैठे लोग पर इल्जाम लगा रहे हैं कि दहशतगर्दी कर रहे हैं। ऐसी तो सिफारती दहशतगर्दी भारत नहीं करता जो आपकी पार्टी के बाहर बैठे लोग कर रहे हैं। और फिर मोहतरमा कह रही हैं कि आप तोड़ फोड़ और वायलेंस करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं है, इसके जलसा जुलूस की इजाजत नहीं मिलती। तो ट्रैक रिकॉर्ड क्यों ठीक करते हैं आप साहब? देखिए, ये तो सारा रिटोरिक है ना, एहसन इकबाल साहब हो या शर्मिला बीबी हो, ये इनका तो ये गैर जमहूरी लोग हैं। मसला ये है कि जमहूरी क्रेडेंशियल्स तो एहसन इकबाल की पार्टी ने 2024 8 फरवरी को दे लॉस्ट इट, जब उन्होंने मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने माइनॉरिटी को जो है एक्सेप्ट किया और उनसे सारे आइनी अहदे लेके अब उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं और उनके साथ भी बैठे हुए हैं। सो ये जो दो हैं, दोनों जो हैं ये मीठा मीठा भी खा रहे हैं और वो हर चीज़ पे काबिज भी हैं और कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली जाए। तो बात यह है कि हमारे, आप मुझे बताइए कि हमने संजानी में जलसा किया, लाहौर में जो उन्होंने 3 घंटे का टाइम दिया उस पर जलसा किया, तो हमने क्या किया? हम तो डी चौक में भी आए थे, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा था। इमरान खान साहब को वज़ीराबाद में गोली इन्होंने अपना चली थी निगरान दौर में, उनका तो अपना कोई हमारा पुरअमन होता है। ये जलसे की इजाज़त बेसिकली इसलिए नहीं देते, ये तो सारे बहाने हैं ना, बेसिकली इसलिए कि अवाम इनके साथ नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, ये अवामी। मैं चौधरी साहब आज चूंकि बड़ी तशनगी रह गई है आपसे और मोहतरमा से बात करके, मैं आपको दोबारा अपने शो में जहमत दूंगा, और चाहे वो उमरकोट हो या कुरम हो या बलूचिस्तान हो, मैं चाहूँगा आज जिस मुद्दे पे अधूरी गुफ्तगू रह गई है ना, ये खुल के पूरा शो आप दोनों के साथ मैं करूँ। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 हफ्तों में प्लान करता हूँ, आपको प्रायर इन्फॉर्म करूँगा, आपकी कॉन्सेंट लूँगा और फिर आप दोनों के साथ एक तफसीली डिबेट होगी, ताकि पता चले कि हमारे जो सियासतदान है वो किसी अहम मौजू पर खुल के बात भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। आप दोनों तशरीफ़ लाए, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अब पाक भारत शिकस्त और मिर्ज़ा इकबाल बेग का तज्जिया होगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लाइव जामी में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कल जो मैच हुआ
पाकिस्तान और भारत का, और उसमें जो इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त हुई ग्रीन शर्ट्स, उसका मातम कर, उसका नोहा पड़ना है, उस पे सीना को भी कर। और क्यों ना की जाए, इस पूरी कौम को, 25 करोड़ आवाम को एक ऐसा खेल है जिससे मोहब्बत, जिसका नाम क्रिकेट है। और इनकी मोहब्बत की बुनियाद पर ये तमाम खिलाड़ी जो टीम 11 में आते हैं, ये हीरो बनते हैं, स्टार बनते हैं। इनके नाम पर कमर्शियल बनते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के। 24 घंटे वो कमर्शियल हमें दिखाए जाते हैं। बिलखुसूस सबसे बड़ा जबर तब होता है जब टीम इबरतनाक शिकस्त का सामना करती है और फिर ब्रेक जब आती है किसी ओवर के बीच में, तो इन्हीं खिलाड़ियों के ये इश्तिहार, ये कमर्शियल चलते हैं। लेकिन कल ऑन ग्राउंड ये ढेर कैसे हुए? क्या इनके पल्ले कख नहीं? क्या इनमें टैलेंट नहीं है या इनकी ग्रूमिंग नहीं है? और ये जो इबरतनाक शिकस्त हुई है, इसका जिम्मेदार असल में है कौन? क्योंकि इस शिकस्त के बाद हम तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, बल्कि यूं कहिए मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। आप एक तरफ विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखिए, इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और दूसरी तरफ ये हमारे सो कॉल्ड स्टार्स, इनके झुके हुए कंधे, उतरे हुए चेहरे और अजब आंखें देखें। और ये खेलने गए थे वहां पे 25 करोड़ आवाम का मान लेकर। ये पहला मौका है नाज़रीन जब आपसे मुखातिब हूं कि पाक भारत मैच की शिकस्त के बाद मैच के ऊपर बात नहीं हो रही, बल्कि हार्दिक पांड्या ने जो हाथ में घड़ी पहनी हुई थी रिशा मिल की, जो स्विस ब्रांड है, 7 करोड़ इंडियन रुपयों की घड़ी है, पाकिस्तानी तकरीबन 20-22 करोड़ बनते हैं, इंडियन मीडिया चर्चा कर रहा है कि ये हमारा स्टार है, इसने फलां घड़ी पहनी है, जो दुनिया में ये घड़ियां तकरीबन 50 बनी हुई हैं। ये मौजू ज़ेरे बहस है, वरना पाक इंडिया मैच के बाद हफ्तों बहस होती थी मैच के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये जो जवाल आया क्रिकेट का, इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने पाकिस्तान के मायानाज, मुमताज़, स्पोर्ट्स तज्जिया निगार, इंसाइक्लोपीडिया क्रिकेट के मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को ज़हमत दे रखी है ताकि उनसे मिल के मैं दिल का जो बोझ है वो हल्का करने की कोशिश करूँ। मेरे साहब खुशामदीद कहता हूँ लाइव विद जामी में। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त होती है और तब हमारे चेयरमैन कहते हैं कि हम टीम में सर्जरी करेंगे। सर्जरी का नतीजा ये निकला जो कल मैंने देखा दुबई में। वो क्या सर्जरी थी? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। जब मसलहत से समझौता कर लिया जाए तो यही नतीजा बरामद होता है। वो सिर्फ एक गिमिक था कि बात कर दी ताकि लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएं। जो 9 जून को 2024 को हम भारत से न्यूयॉर्क में हारे थे, लोगों के जज्बात ठंडे करने के लिए कहा गया सर्जरी हो जाएगी। कोई सर्जरी नहीं हुई। अब भी ये कहा जा रहा है, बातें आ रही कि ऑपरेशन होगा। तो उस सर्जरी का तो मजाक उड़ाया था हसन अली ने। उसने कहा था कि सर्जिकल इक्विपमेंट ही नहीं है, आप सर्जरी कहां से करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट जिस दहाने पर पहुंच चुकी है, तबाही के दहाने पर, उसकी जिम्मेदारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयद होती है। चेयरमैन साहब वो माशाल्लाह वजीर दाखिला है, उनकी और भी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन जब भी मैच होता है पाकिस्तान का वो हर जगह पहुंचते हैं। कल भी आपको दुबई में नजर आए वो। इसके अलावा जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था अमेरिका में, वो वहां आपको अमेरिका में नजर आए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आयरलैंड गई, वो वहां आयरलैंड में नजर आए। मतलब जहां जहां टीम जाती है वो उसकी हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी हौसला अफजाई का क्या फायदा? क्या ये जॉय ट्रिप होता है या खिलाड़ियों की मोटिवेशन के लिए जाते हैं? तो मेरे ख्याल में एहतसाब ऊपर से होना चाहिए। और उनकी अपनी मसरूफियात इतनी है जामी साहब कि वो क्रिकेट को वक्त नहीं दे पा रहे। खुद उन्होंने एडमिट किया था कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता। अब उनके आकिबत नाअंदेश मुशीर जो हैं वो क्रिकेट को चला रहे हैं, जिनका जाती मफाद जो है। तो आप मशवरा दे रहे हैं कि चेयरमैन साहब क्रिकेट से अलहदा हो जाएं, किसी और को देखने दें? अलहदा अगर नहीं भी होते, क्योंकि जैसे वो आए हैं, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन जिस तरह वो आए हैं तो मुझे तो नहीं लगता वो जाएं। सुनने में आया कि 1-2 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मलबा किसी और पर डाला जाएगा। लेकिन अगर वो खुद नहीं जाते तो वो लोग जो मशवरे दे रहे हैं, कम से कम उनसे तो मैं वो मशवरों पे भी आ रहा हूँ। मैं मिर्जा साहब मशवरों पे भी आ रहा हूँ, उन्हें मुशीर कौन है, मशवरे कौन देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये पहला मौका है तारीख का जब मेरी कौमी टीम के पास मुस्नद ओपनर नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये पहला मौका है जब मेरी टीम के पास को मुस्नद ऑलराउंडर नहीं है। पहला मौका है कि मेरी टीम के अंदर एक स्पिनर है और बाकी कोई स्पिनर ही नहीं है। ये पहला मौका है कि मेरी टीम के अंदर कोई खिलाड़ी 150 से ऊपर की गेंद नहीं डाल सकता। ये क्या हाल कर दिया क्रिकेट का? क्या बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि टीम में आ सकें, या यही कुछ है जो हमारे नसीब में है? ये आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने के सिलेक्शन कमेटी बनाई। अब आप देखें इस सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले। असद शफीक पाकिस्तान की जानिब से 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले। आकिब जावेद खुद माजी में
सेलेक्टर रह चुके हैं। फिर अलीम डार को इन्होंने शामिल कर लिया, हालांकि उनको अंपायरिंग के हवाले से जिम्मेदारी। ये अलीम डार साहब का क्या चाहिए थी। काम और है? सबसे अब यही हैरत होती है, अकल है, दंग है कि ये हो क्या रहा है। उनको तो चाहिए, वो बड़े नामी गिरामी अंपायर थे, आईसीसी के एलीट पैनल में आईसीसी के अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड कई मर्तबा ले चुके हैं। उनको चाहिए था कि पाकिस्तान के अंपायर्स को ग्रूम करते उनको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया। मुझे लग रहा है जामी साहब कहीं ना कहीं कोई सियासी अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसकी वजह से क्रिकेट उत्साह हो रही है। और सबसे बढ़कर हसन चीमा साहब, डाटा एनालिस्ट, क्या डाटा एनालिस्ट को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की पिचेस क्या होंगी? मुखालिफ टीमों का वो मवाजना नहीं कर रहा कि भारत 5 स्पिनर रख रहा है, आपने एक अकलौता स्पिनर रख बहुत लिया, बहुत 11 अहम बहनों नुक्ता का है। बहुत अहम नुक्ता है। वो आपने 11 बहनों का एक अकलौता भाई रख लिया, अबरार। फिर हमारे चाइना के किंग कहाँ चले गए, जिनको के कप्तान ने कहा था किंग कर लेगा, तो किंग ने क्या किया? आप असल किंग तो विराट कोहली है, जिसने करके दिखाया, जो मेंटली स्ट्रांग है, जो मेंटली स्ट्रांग है, जिसकी फिटनेस जबरदस्त है। आप इनके चेहरों को देखते हैं ना, जिस तरीके से लटके हुए चेहरे थे। दरअसल क्रिकेट टीम में भी सियासत है जामी साहब, जब तक इस सियासत का ग्रुप बंदी का खात्मा नहीं होगा, हम ऐसे ही आप और हम मिलके मातम करते मेरे साहब ये कितने को धड़े हैं इस टीम के अंदर, समझ नहीं आती। इस टीम में सिर्फ 1-2 ही धड़े हैं और कप्तान जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और कप्तान ने अब कुछ लोगों के जरिए ये ट्वीट करा दिया है कि उनकी तो राय नहीं शामिल की गई थी टीम के सिलेक्शन में, अपनी जान बचाने के लिए। तो अगर आपकी राय शामिल नहीं की गई थी तो उस वक्त आपने क्यों नहीं छोड़ दिया था टीम को? लेकिन आप तो लगे रहे, आप तो तकरीरें करते थे, आप कहते थे आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हम पर तनकीद नहीं करें। कल आपने मिर्जा साहब देखी? मिर्जा साहब, मैंने क्रिकेट को देखा, बखूबी देखा, बहसीत रिपोर्टर देखा, बहसीत सहाफी देखा। ऐसी इबरतनाक शर्मनाक के बाद दुनिया में एक उसूल है, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, स्टेप बैक करता है, स्टेप डाउन करता है, इस्तीफा देता है, सिलेक्शन कमेटी इस्तीफा देती है, दीगर बोर्ड जिम्मेदारान इस्तीफे देते हैं। क्या हमारे इन लोगों में से किसी एक को शर्म आएगी? अखलाकी जरूरत होनी चाहिए ना। अब आपको वहां से पैसे मिल रहे हैं, गिमिक्स हैं, आप जा रहे हैं, आपके पास हर चीज है, शोहरत की बुलंदियों पर है, तो कैसे वो इस्तीफा देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस मुल्क में यही होता है कि कोई इस्तीफा नहीं देता जब तक कि उसको निकाला ना जाए। अब देखते हैं कि कौन निकालने के लिए, कौन सा मसीहा आता है जो इन लोगों को निकालता है। लेकिन बज़ाहिर हालात बड़े खराब है पाकिस्तान क्रिकेट के, और लोग जो हैं बड़े दिल बर्दाश्त है। जामी साहब, आपने शुरू में इंट्रो में यही कहा ना कि 25 करोड़ अवाम के दिल धड़कते हैं। इस क्रिकेट का एक वाहिद खेल रह गया है, उसको भी आप सियासत की नजर कर रहे हैं, तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हैं। जब से नजम सेठी साहब ने अपॉइंटमेंट किया, मतलब उन्होंने चेंज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ हुआ करेंगे। इससे पहले सदर मुमलिकत हुआ करते थे। 1948 में जब बीसीसीपी बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, जिसका नाम 1994 में पीसीबी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसमें उस वक्त तक कोई ऐसा नहीं था। सदर मुमलिकत जो थे न्यूट्रल थे। लेकिन जब से सियासतदान आए कि नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने सेठी को लगा दिया, जरदारी साहब ने ज़का अशरफ को लगा दिया, फिर उसके बाद जब खान साहब आए, खान साहब ने जो है वो रमीज राजा, एहसान मानी को, रमीज राजा को लगा दिया। तो मतलब सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होगा। भारत में देख लेना या दीगर ममालिक में देख लें, वहां कहाँ सियासत का इंटरफेरेंस होता है। और हमारे यहाँ टीम अगर किसी कमजोर टीम को हराती है, मुबारकबाद के पैगामात देना शुरू कर देते हैं हमारे ऑफिशियल, हमारे हुक्मरान। मेरा साहब एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैंने करना है बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर। पता नहीं किस दौर की क्रिकेट हम खेल रहे हैं। कल 26 ओवरों में को 90 से ज्यादा, तकरीबन 100 के करीब गेंदें डॉट खेलनी बल्लेबाजों ने, डॉट। उससे पहले वाले मैच में कोई 170-80 गेंदें डॉट खेली 300 में से। और फिर जहां तक फास्ट बॉलिंग का जिक्र है, तो पाकिस्तान का एक नाम था, एक काट हुआ करती थी, कोई इंपैक्ट फैक्टर हुआ करते थे बॉलर जो आके एक स्पेल से मैच बदल देते थे। रजाक ने ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है, अजहर ने ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो ये बल्लेबाजी को क्या हो गया, और सो कॉल्ड जो हमारे पेसर्स हैं, इनके साथ क्या हो चुका है? देखिए, दरअसल जिन लोगों का तकर्रुर हुआ है, जो कोचिंग स्टाफ में शामिल है, एक बड़ा एंटोराज है। आपको पता है अजहर महमूद साहब बॉलिंग कोच हैं, फिर शाहिद असलम साहब जो विमेन की क्रिकेट टीम के कोच थे, उन्हें पाकिस्तान का बैटिंग कोच बना दिया गया। फिर उसके अलावा अब्दुल रहमान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जिनसे आपको याद होगा अगर क्रिकेट से दिलचस्पी है, 2015 में बांग्लादेश में उन्होंने 3 ऐसी फुल टॉस गेंदें की कि अंपायर को उन्हें बॉलिंग से हटाना पड़ा, हालांकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। वो आपके स्पिन बॉलिंग कोच हैं। मोहम्मद मसरूर जो है वो आपके जो है वो फील्डिंग कोच हैं। फिर आकिब जावेद साहब हेड कोच हैं। सोने पे सुहागा
मोदी भा को, मुदस्सिर नजर को भी उन्होंने बुला लिया दुबई में। हाँ जी। तो इतने सारे लोग हैं, कर क्या रहे हैं? कोई स्ट्रेटेजी नहीं प्लान कर पा रहे? क्या डॉट बॉल हमें ही नजर आ रही है, इनको नजर नहीं आ रही? जामी साहब, मैं तो हैरान होता हूँ, इतने बड़े बड़े दिमाग हैं और क्रिकेट इनका ब्रेड एंड बटर है, इसी से कमा रहे हैं, इसी से शोहरत हासिल की है। उसके बावजूद ये अलमिया है। कहां तक आपसे हम अपने दिल के फपोले जो हैं वो आपको बताएं, क्या करें क्या ना करें। यानी स्टेडियम तो बन गए, टीम नहीं बन सकी है मिर्जा साहब। बिल्कुल, लोग ये बड़ा जुमला गश्त कर रहा है सोशल मीडिया पे कि जल्दी में आपने स्टेडियम तो बना दिए लेकिन टीम नहीं बन सकी। टीम उसी सूरत बनेगी ना जब टीम से ग्रुप बंदी का खात्मा होगा, जब पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में नहीं आएगा, जब मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे, जब ही बनेगी। अब आप सुफियान मुकीम को लेकर गए थे, उसको बाहर कर दिया, उसने 4 विकेटें ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद उसकी बारी नहीं आई पहले मैच में जोहान्सबर्ग में, इसलिए कि पाकिस्तान के कप्तान रिजवान के ब्लू आइड बॉय हैं खुशदिल शाह, उनके लिए वो फाइट कर रहे थे। वो कहते हैं वो ऑलराउंडर है। आप मुझे बताएं उन्होंने इससे अच्छा, ये जाते जाते मेरा वक्त खत्म हो गया, ये खुशदिल शाह या राना फहीम अशरफ ये किस मेरिट पे और किस परफॉर्मेंस की बुनियाद 11 में है? राना साहब तो मुस्लिम लीग नून की वजह से आए हैं टीम में, क्योंकि वो फूल नगर, जिसका पुराना नाम भाई फेरू था, और आप सियासत के प्रोग्राम करते हैं तो फूल नगर से ताल्लुक रखने वाले राना मोहम्मद इकबाल पंजाब असेंबली के स्पीकर थे और राना साहब उनके रिश्तेदार हैं। फिर राना साहब लंदन गए, वहां उन्होंने साबिक वजीर आजम के साथ तस्वीर बनवाई, वो लग गई तस्वीर, वो अचानक कूद पड़े। अगर वो इतने अच्छे थे तो उनको लेके चलते ना। और खुशदिल शाह जो है वो कप्तान के फेवरेट हैं, वो कहते हैं ये ऑलराउंडर है। वो ऑलराउंडर उन्हें तो बना ना सके, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ जरूर धकेल गए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। क्रिकेट का नोहा था जो पढ़ रहे थे। अफसोस है और इंतहाई अफसोस, बेहतर है कि इस टीम के तमाम जो जिम्मेदार 6 से 7 बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे वसीम अकरम ने कहा है, उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया जाए कि वो टीम से निकाल के उन्हें डोमेस्टिक खिलाया जाए कम से कम 1 साल के लिए, ताकि उनकी ग्रूमिंग भी हो, उनकी परफॉर्मेंस भी वापस आए, उनका मेयार भी बहाल हो, और फिर देखा जाए कि ये कौमी टीम में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अदरवाइज़ ये सर्जरी के नाम पर जो कुछ पहले हुआ था, अब भी ऐसे ही 2-4 इस्तीफे आ जाएंगे और ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।